चलिए मित्रों, एक कदम सफलता की ओर। अपन पढ़ रहे थे झीलें, मीठे पानी की झीलें, राजस्थान के मीठे पानी की झीलें। उसमें से खारे पानी की तो अपनी हो ही गई थी, और पुष्कर झील अपन ने शनिवार को पढ़ा। कल का तो अवकाश रहता है। और अब कुछ और भी पवित्र झीलें हैं पुष्कर जैसी, तो पहले पवित्र झीलों को अपन पढ़ लेते हैं। उसके बाद में फिर अजमेर की दो झीलें, अन्ना सागर, फाई सागर बची है, उनको भी आज कंप्लीट करा के अगला जो टॉपिक, क्योंकि क्या है कि अभी एसटीसी की जो भी एसटीसी की परीक्षा आ रही है, तो उन बच्चों के भी फ़ोन आ रहे हैं कि सर आप थोड़ा सा। मैंने उनसे कहा बेटा, मेरा तो जो कोर्स है वो सिस्टमेटिक तरीके से, इसी तरीके से राजस्थान जीके के बाद में इंडियन जीके चलेगा, फिर वर्ल्ड जीके चलेगा। और उसमें भी फिर सबसे बड़ी बात यह है कि ज्योग्राफी भी मैं ही पढ़ाता हूँ, हिस्ट्री भी मैं ही पढ़ाता हूँ, और पॉलिटिकल वाले भी चैप्टर में ही पढ़ाता हूँ। तो मैं तो मेरे हिसाब से चलूँगा। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार की जैसे कोई टॉपिक आपको लगता है कि समझ में नहीं आ रहा, तो वो मैं आपको अलग से डाल दूँगा, या तो संडे को डाल दूँगा 1-2 टॉपिक, या फिर आप बीच में अगर आप कमेंट्स करके, फ़ोन करके जो आप मुझे बता रहे हो। एक बच्चे का फ़ोन आया कि सर 1800 राजस्थान के 1857 की क्रांति का अगर संडे तक अगर आप डाल सको तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि क्रांति से मुझे भी पता है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का ये जो क्योंकि ये बीएसटीसी, ये पेपर करवाती है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, तो अधिकतर क्वेश्चन इस तरीके से उठाती है। और देखो मेवाड़ है, इधर से क्या नाम है जो ये 1857 की क्रांति है, ऐसे चैप्टरों में से क्वेश्चन उठते हैं। तो मैं आपको बीच में ऐसा मौका मिला तो मैं राजस्थान के 1857 की क्रांति पढ़ा दूंगा। तो इस तरीके से अगर आप मुझे कमेंट्स करते रहेंगे और मेरे वीडियो को अगर आप लाइक, शेयर और देखते रहेंगे, तो मैं बिल्कुल आपकी जो भी मुझसे सेवा बन पड़ती है वो मैं करूँगा। तो अपना जो टॉपिक है पवित्र झीलों पे ही चल रहा था। पुष्कर के बाद में 1-2 पवित्र झीलें और हैं, उनको भी ले लेते हैं। बाद में फिर अन्ना सागर और फाई सागर ले लेंगे। देखिए बेटा, बीकानेर में, वैसे तो वो मैंने बताई आपको, बीकानेर उधर रेगिस्तान में खारे पानी की झीलें, पर 2-3 झीलें हैं जो मीठे पानी की है। उसमें से एक पवित्र झील है बीकानेर में, कोलायत। बीकानेर में पड़ती है। देखो, कोलायत से कपिल मुनि, इसको कोलायत सागर भी बोलते हैं। जैसे उसको राज समुद्र बोला था, ठीक इसी तरीके से इसको कोलायत, कपिल सागर या कोलायत सागर भी बोलते हैं। कपिल सागर, क्योंकि किसी भी तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। ये देखो, एक ऋषि होते हैं, एक महर्षि होते हैं, इस तरह की इनकी श्रेणी होती है। एक राजर्षि होते हैं। 3 प्रकार के ये संत महात्मा होते हैं। तो कपिल मुनि बहुत यानी कि कहा जाता है कि भगवान विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं। कपिल, कणादि और व्यास, ये 3 ऐसे हैं जो भगवान के ही उसी विष्णु के अवतारों में माने जाते हैं। तो कपिल मुनि ने राजा सगर को श्राप दिया था। राजा सगर के 10,000 पुत्र थे। राजा सगर को श्राप दिया था क्योंकि राजा सगर ने 100 अश्वमेध यज्ञ कर लिए थे, तो उसमें घोड़ा छोड़ा जाता है। तो जब कोई भी यज्ञ अनुष्ठान होता है, तो ये बात अपने पीछे इसमें भी चली, तो इंद्र को ही एक टेंशन होती है। तो 100वां जब राजा सगर का जो अश्वमेध यज्ञ चल रहा था, उन्होंने घोड़ा छोड़ा तो इंद्र ने चालाकी करके और कपिल मुनि के आश्रम पे छोड़ दिया। तो कपिल मुनि ने राजा सगर को श्राप दे दिया। और इस तरीके से कहने का मतलब उनके जो 60,000 या 10,000 जो पुत्र बताए जाते हैं, वो सब जलकर राख हो गए। और उसके लिए फिर वो गंगा भागीरथी, ये सारी कहानी उसी से जुड़ी हुई है। कपिल मुनि ने अपनी माता की मुक्ति के लिए पाताल से गंगा लाए थे। तो पवित्र तो हो ही गई। कार्तिक पूर्णिमा को वही सेम, जितने लगभग पुष्कर झील जैसी है। यहाँ भी 52 घाट है।
यहाँ भी क्या नाम से कार्तिक पूर्णिमा पर मेला भरता है और दीपदान होता है। इस तरीके से सारी मतलब गंगा पाताल से निकाल के, ये एक बहुत बड़ी बात है। कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरता है यहाँ भी, कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। कार्तिक पूर्णिमा को मेला बहुत सारी जगह पे लगता है, लेकिन विशिष्ट तो पुष्कर में है। यहाँ भी गजब मेला लगता है, बड़ा मेला लगता है और दीपदान होता है। इसके अलावा क्या नाम से वही 52 घाट बने हुए हैं यहाँ भी पुष्कर की तरह। इस तरीके से कुछ समानता है पुष्कर में। इसमें केवल और केवल एक चीज का आपको ध्यान रखना है, चारण जाति के लोग इस कपिल सागर में स्नान नहीं करते, ये आपको याद रखना है। स्नान नहीं करते, ये एक विशेषता है। ये आप अलग से थोड़ा सा नोट बना के डाल लेना। तो ये हुई आपकी क्या नाम से है जो कोलायत झील बीकानेर। इसके बाद में दूसरी झील लेते हैं अपन, जो पवित्र झीलों में है। पुष्कर के बाद में कोलायत, और कोलायत के बाद में एक पवित्र झील मानी जाती है, वह है नक्की झील। नक्की झील कहां पड़ती है? सिरोही में। सबसे ऊंची अगर कोई भी चीज आ जाए, पर्वत आ जाए, पहाड़ आ जाए, अभयारण्य आ जाए, झीलें आ जाए, तो वो सिरोही में है, माउंट आबू। आपको पता है सिरोही में ये कहा जाता है कि देवताओं के नाखून से बनाई थी, देवताओं के नाखून से, इसलिए भी ये पवित्र अब मानी जाती है। सबसे ऊंची झील है जो सर्दियों में जमती है, क्योंकि देखो आप ये मानो ये धरातल है, इस धरातल पर जैसे जैसे अपन ऊपर चलेंगे तो तापमान घटता जाएगा, यानी कि धरातल से 165 मीटर अगर ऊपर अपन चलेंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाएगा। तो अब आप अंदाजा लगा लो, आप लगभग ये झील है जो 1200 मीटर ऊंची है। ऐसे ये पहाड़ है, ये इसके ऊपर ये झील है, तो 1200 मीटर ऊंची है। तो आप तापमान देख लो, 165 मीटर पर 1 डिग्री कम हो जाता है, तो वैसे भी यानी कि ये झील जमती है, सर्दियों में जम जाती है। और यहां जैसे राजस्थान में अगर आपसे पूछा जाए, जनजातियों से प्रश्न आते हैं, सर्वाधिक मीणा कहां मिलेंगे? तो जयपुर में मिलेंगे। सर्वाधिक भील जाति जनजाति कहां मिलेगी? तो उदयपुर में मिलेगी। तो इसी तरीके से सर्वाधिक गरासिया जो जनजाति है, गरासिया, गरासिया जनजाति सर्वाधिक राजस्थान के तीसरे नंबर की जाति है जनजातियों में, ये सर्वाधिक मिलती है, ये आपकी सिरोही में। ये गरासिया जनजाति क्या करती है, अपने जो लोग मरते हैं तो उनकी अस्थियों का भी प्रभाव ये नक्की झील में ही करते हैं, क्योंकि ये इसको पवित्र मानते हैं। इस तरीके से नक्की झील का ये महत्व है, देवताओं के नाखून से। अब वैसे देखा जाए, ज्योग्राफी के हिसाब से देखा जाए तो देखो बेटा, पुष्कर झील काला डेरा का उदाहरण है, और छोटा जो गड्ढा होता है उसको ज्योग्राफी में क्रेटर बोलते हैं। तो ऐसा देखा जाए तो ज्योग्राफी के हिसाब से तो ये क्रेटर झील है। इस तरीके से 2-3 ये जो पवित्र झीलें हैं ये आपकी पूरी हुई। इसके बाद में अब अपन अजमेर की तरफ चलते हैं। छोटी छोटी और भी जो झीलें हैं, जैसे मान लीजिए क्या नाम है जो गंगा हनुमानगढ़ श्री गंगानगर की तरफ देखो, और तो क्या है, श्री गंगानगर में तो ये एक बूढ़ा जोड़ा, बूढ़ा जोड़ा ये एक झील है। ये वैसे तो सिख धर्म का एक पवित्र स्थान है। पहले तो ये लगभग 80 बीघा में हुआ करती थी, आजकल सरकार ध्यान नहीं दे रही, तो 18 बीघा करीबन में ये झील मिलती है। उधर ऊपर इधर नीचे आ जाओ, हनुमानगढ़ में गगन नदी के जब उधर से आती है तो आपको पता है कि टिब्बी तहसील से घुसती है, तो यहाँ तिलवाड़ा जगह पड़ती है, तिलवाड़ा तहसील, यहाँ टिब्बी से घुसती है गगन नदी, और यही तिलवाड़ा झील है। छोटी छोटी झीलें हैं। अलवर में सिलीसेट है,
और दूसरी देखो आप भरतपुर में मोती महल है महाराजा सूरज सिंह जी के द्वारा। इस तरीके से छोटी छोटी आपको केवल जिले ही याद रखने हैं, ज्यादा वो झील और जिले, झील और जिले, फिर ये लिखने में आ जाएगी। नोट्सों में जब अपन लिखाएंगे तो इसमें लिखने में आ जाएगी। थोड़ा सा आप भी इसको देख लो, कोई भी प्रॉब्लम आए तो फिर आप कमेंट्स के द्वारा बता दिया करो। एक गजनेर झील है, गजनेर झील महाराजा गंगा सिंह जी ने बनवाई, महाराजा गंगा सिंह जी। इस झील का उपनाम है, उपनाम, वो नाम है सुदर्शन, सॉरी हाँ सुदर्पण। सुदर्पण क्यों है? क्योंकि इस झील के चारों ओर ऐसे पेड़ लगे हुए हैं, यानी कि इस तरीके से पेड़ है इसमें। इस तरीके से पेड़ों से घिरी हुई है, पर जब इसमें देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई दर्पण लगा रखा हो। जब इसको देखने जाओगे आप तो ये पेड़ों के बीचों बीच, जैसे मान लो मकान के बीचों बीच दर्पण लगा रहता है, तो इस तरीके से ये ऐसी दिखती है जैसे कोई दर्पण लगा हुआ, कांच लगा हुआ। तो इस झील का उपनाम है सुदर्पण, ये इसकी विशेषता है। अब चलते हैं अपन अजमेर की तरफ। अजमेर की अपन ने लगभग सबसे बड़ी झील तो पुष्कर पढ़ाई दी। अब दो झीलें और हैं, अजमेर। इसमें एक तो है अन्ना सागर और एक है फाई सागर, दोनों महत्वपूर्ण झीलें हैं। और अब देखो आप, इस तरीके से इस झील का निर्माण हुआ। किस तरीके से हुआ कि यहां है एक नदी चंद्रा, वर्तमान में तो इसका नाम लूणी है, प्राचीन नाम तो इसका चंद्रा है। ये निकलती है नागपाड़ से, मैंने पढ़ाया आपको जब लूणी पढ़ाई, नागपाड़ से। नाग पहाड़ और तारागढ़ के बीच ये पहाड़ी है, यहां से नदी तो बाद में, इसका रुझान तो बाद में किया गया। ये नागपाड़ है, ये तारागढ़ है। उस समय क्या होता था कि पृथ्वीराज चौहान के ग्रैंडफादर यानी कि दादाजी पृथ्वीराज चौहान, अर्णोराज चौहान, अर्णोराज चौहान ने इस झील का निर्माण करवाया। तो उस समय क्या है, मुगलों का आक्रमण होता था और भयंकर आक्रमण मुगलों के होते थे। तो एक बार इन्होंने अपने वीर रचना के अनुसार दिमाग लगा गए, उस पूरी मुगल सेना को इस तरीके से लाया, मतलब यहां नागपाड़ और तारागढ़ के बीच में उस सेना को, इस इधर से भी सेना गई और उधर से भी उसकी सेना आई, और यहां से कोई निकलने का रास्ता नहीं था। तो मुगलों को इस तरीके से काटा कि वो पूरे मुगल सैनिक वहीं काट के और इस पहाड़ी के बीच में हो गए। पूरा मतलब पहाड़ी रक्त रंजित होगी एक तरीके से। तो फिर महाराज अर्णो सिंह जी ने दिमाग लगाया कि अब क्या करना चाहिए। वो बदबू आने लगी, 2-5-8 दिन में सड़ने लग गए वो सारे सैनिक। तो इन्होंने क्या, ये लूणी जो नदी है, चंद्रा नदी है, तो गांव वालों के सहयोग से, प्रजा के सहयोग से इस नदी का थोड़ा सा उसका रुझान इधर कर दिया, मतलब खुदाई करके और इधर की तरफ मोड़ दी, ताकि पूरी गंदगी साफ हो गई। जब ये खुदाई की और ये पूरा जो गंदगी साफ हुई, तो यहां एक ऐसे खड्डे खुदे, तो ये एक खड्डा टाइप हो गया। तो उन्होंने सोचा कि यार इसको क्यों नहीं एक दीवारी बनवा दी जाए, और इसको एक झील का नाम दे दिया। उसी झील का नाम है अन्ना सागर झील, अन्ना सागर झील। इस तरीके से क्या प्रश्न भी आता है। प्रश्न देखो किस तरीके से पूछा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है, तुर्कों से रक्त रंजित भूमि, मैं लिख देता हूं यहां पे, तुर्कों से रक्त रंजित भूमि को साफ करके
किस झील का निर्माण किया? इस तरीके से प्रश्न आता है। तुर्कों से रक्त रंजित भूमि को साफ करके किस झील का निर्माण किया? तो वह झील है अन्ना सागर झील। यह आपका जवाब होना चाहिए। और इस तरीके से ये अब जो और कुछ देखो, अजमेर में लगभग जितने भी मुगल शासक हैं वो सब अजमेर आए हैं, सब लगभग। अकबर हर साल, मैंने शायद पहले भी बताया, अकबर हर साल जियारत के लिए नंगे पैर, इतना बड़ा बादशाह और नंगे पैर है ना जो अजमेर आया करता था। अजमेर का बेटा जहांगीर, लगभग सभी आते थे। तो ये भी आया। वैसे तो ये क्या है, एक इस तरीके का मिजाज का आदमी था कि शान शौकत में ज्यादा वो रखता था। इसके हरम में 800 तो बेग में ही थी, बंदे को टाइम ही नहीं मिलता था, इतनी बेग में इसके अगल बगल में हुआ करती थी। इसकी एक प्रेमिका है अनारकली, ये तो आपने नाम सुना ही होगा। इसकी जो पत्नी थी वह है नूरजहां, यानी कि मेहरुनिशा। नूरजहां का मतलब पूरे जहान में उजाला करने वाली नूर। इसकी जो मां थी और इसकी सासू, यानी कि नूरजहां की मां और जहांगीर की सासू, वह है अस्मत बेगम। अस्मत बेगम। इसने एक चीज का आविष्कार किया, यह है प्रश्न। इसने एक चीज का आविष्कार किया और उस चीज का आविष्कार किया है, यानी कि भारत में सबसे पहले इत्र बनाने वाली औरत है यह। इत्र का आविष्कार इसी ने किया है। इत्र सबसे पहले भारत में इस लेडीज ने बनाया है, यानी कि नूरजहां की मां और जहांगीर की सासू। इस तरीके से ये आपकी अन्ना सागर झील भी पूरी होती है। 1137, ध्यान रखना। इसके बाद में फाई सागर झील है, छोटी सी झील है, कोई ज्यादा बड़ी कोई फाई का तो आपको वैसे ही पता चल गया होगा यार बेटा, ये ऐसा नाम हमारे भारतीयों का तो है नहीं। फाई सागर यानी कि किसी अंग्रेज ने बनवाई थी। ये 91-92 में अकाल रात के दौरान, राजसमंद झील याद रखना आप, अकाल रात के दौरान बनी थी। ये भी अकाल रात के दौरान ही बनी है। राजसमंद अकाल रात के समय बनी और ये भी अकाल रात के समय बनी। राजसमंद की लाइफलाइन, जीवन रेखा क्या है? नंदसमंद। ये आपको ध्यान रखना है, मैंने शायद पहले भी बता दिया होगा। नंदसमंद झील राजस्थान की लाइफलाइन, इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर, ये कुछ चीजें आपकी है। मारवाड़ की लाइफलाइन लूणी है। ये कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। तो फाई सागर 91-92 अकाल रात के समय बनी और लगभग इसमें उस समय 2.69 लाख का खर्चा बताते हैं और कोई ज्यादा ऐसी विशेषता नहीं है, बांडी नदी पर है। इस तरीके से आपके झीलों का टॉपिक, मीठे पानी खारे पानी की मैंने पढ़ा दी थी और मीठे पानी की लगभग मैंने सारी झीलें, बाकी कोई बच जाए तो आप बता देना और छूट गई हो या जो भी है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो इस तरीके से आप कमेंट्स के द्वारा, जिन बच्चों ने जो एसटीसी वालों ने जो कहा है तो उनका भी देखते हैं, समय मिलता है तो उनको 1857 की क्रांति का एक दो बच्चों ने बोला तो फिर मैं 1857 की क्रांति को डालने का प्रयास करूंगा।
अगला जो अपना टॉपिक रहेगा, ज्योग्राफी के हिसाब से जो अपनी जो सीरील चल रही है, उस सीरील में तो अपनी चलती है, अब आएगी मृदा, राजस्थान की मिट्टियाँ। तो अगला जो अपना टॉपिक रहेगा वो राजस्थान की मिट्टियाँ रहेगी। धन्यवाद।